हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, आई वांट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? गॉसेस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो हमारा फ्लक्स पास होगा वो हमारा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगा। तो बेसिकली इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें स्टूडेंट, तो गॉसेस लॉ हमारे पास कहता है, गॉसेस लॉ कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस, ओके, क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारे पास दिस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। स्टूडेंट, यही हमारे पास गॉसेस लॉ है और इस गॉसेस लॉ के हमें एप्लीकेशंस आज डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट, गॉसेस लॉ के लिए कहा जाता है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गॉस लॉ हमेशा ट्रू होगा लेकिन ये यूजफुल नहीं होगा हमेशा। ठीक है, लेकिन कहां पर यूजफुल होगा और कहां पर नहीं होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट। ठीक है, तो गॉसेस लॉ स्टूडेंट हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल केसेस में ही एप्लीकेबल होता है। लाइक जैसे हम सिमेट्रिकल केसेस 3 डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक फर्स्ट देखें तो गॉस लॉ, एक बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट इट इज not always useful। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द सेकेंड वन इज गॉस लॉ applicable for some symmetrical cases। तो वो सिमेट्रिकल केसेस कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हम कहेंगे स्फेरिकल सिमेट्रिक केस, स्फेरिकल सिमेट्रिक केस। ठीक है, और सेकेंड वन होगा स्टूडेंट हमारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री। और थर्ड वन होगा स्टूडेंट हमारे पास प्लेन सिमेट्री। आगे समझ में? तो स्टूडेंट हमारे पास जब स्फेरिकल सिमेट्रिक केस होता है तो उस केस में हम एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री एक स्फेयर के केस में हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम जनरली देखेंगे कि हमें कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स देखने को मिलेंगे। और सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगी स्टूडेंट एज अ फंक्शन ऑफ आर हो सकती है, इट विल बी कांस्टेंट। ये स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट हो सकती है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं, ये हमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट अगर आर के फंक्शन में गिवन है तो तब भी हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट अगर हमारे पास सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट गिवन है तब भी हम इस सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट एक केस और, जब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तब भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री को। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात करें तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में हमारे पास कंसेंट्रिक सिलेंडर्स को हम यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, तो हम यहां पर यूज करते हैं कोएक्सियल सिलेंडर्स को यहां पर देखते हैं। ठीक है,
और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी या अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है। उस केस में हम सिलेंड्रिकल सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज स्टूडेंट हमारे पास प्लेन सिमेट्री होगी, तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास ये तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन होगा। जब हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन होगा स्टूडेंट, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। या स्टूडेंट इसके लिए हमें जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट गिवन होगी, तो तब भी हम प्लेन सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और कंडीशन है, दैट इज कि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी अगर हमारे पास कांस्टेंट है, तो तब भी हम प्लेन सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे अगर हम बताएं तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एक कोएक्सियल सिलेंडर लाइक होना चाहिए उसके लिए से। देयर में बी इनफाइनाइट, अगर हम सिलेंड्रिकल सिमेट्री देखें तो हमारे पास अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो उसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट जब हमें एक स्फीयर गिवन है, ठीक है, तो हम उस केस में हम यहाँ पर एक स्फेरिकल सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कंसेंट्रिक स्फीयर। तो यहाँ पर इनफाइनाइट केस के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्लेन सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a sphere of radius capital R having uniform volume charge density, volume charge density, that means रो हमें गिवन है स्टूडेंट। अब हमें इसके लिए एक स्फीयर कंसीडर करना होगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर स्फीयर हैविंग रेडियस r। ठीक है, तो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया और जिसका रेडियस हमें पता है स्टूडेंट कैपिटल R है। ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है। और देखिए स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, जो हमारे पास स्फीयर गिवन है, इस स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर कोई पॉइंट P है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और सेकंड जो केस रहेगा स्टूडेंट, वो आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास कोई पॉइंट होगा, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें गिवन है कि ये एक हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो हम इसके लिए गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट केस है हमारे पास, हम यहां पर लिखेंगे केस फर्स्ट। इनसाइड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम ये करते हैं, हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दैट ये जो पॉइंट P है ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है ऐसा सेंटर O से, तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे और उस इमेजिनरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट कि इस हमारे पास इमेजिनरी सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है।
तो चार्ज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट हमें यहाँ पर एक टर्म गिवन है दैट इज रो, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट गिवन है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं स्टूडेंट dq बाई डी टाउ, बिकॉज ये स्फीयर है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे। तो हमारे पास dq चार्ज एलिमेंट हमारे पास स्टूडेंट रो डी टाउ मिल जाएगा। अब स्टूडेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस वॉल्यूम एलिमेंट को लिखते हैं स्टूडेंट रो, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी ऑफ थीटा एंड डी ऑफ फाई लिखते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा दिस इज डी क्यू स्मॉल चार्ज। अगर हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहें इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम क्यू चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म को डी क्यू को इंटीग्रेट करना होगा स्टूडेंट। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा तो हम यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रो टाइम्स आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी आर डी ऑफ थीटा एंड डी ऑफ फाई आएगा। और यहाँ से स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लिख लेते हैं और जो इंटीग्रेशन है उसके वेरिएबल्स के साथ उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा शायद मुझे लगता है, ठीक है, हाँ विजिबल है बिल्कुल। तो यहाँ से रो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे हम आर स्क्वायर और इसके बाद डी आर लिखेंगे और इंटीग्रेशन लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ से साइन थीटा डी ऑफ थीटा लिखेंगे और यहाँ से स्टूडेंट डी फाई है, ओके, और इसका इंटीग्रेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, इसके लिमिट को हमने सब्स्टिट्यूट करना। तो आपको इतना पता होगा शायद मुझे लगता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट किस तरीके से रखी जाती है। बिकॉज यहाँ पर आर की लिमिट तो फिक्स नहीं है स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास इसकी लिमिट फिक्स्ड है, ठीक है। तो आर की लिमिट स्टूडेंट यहाँ से 0 से लेकर कैपिटल आर के बीच में हो सकती है, हम इसको 0 से लेकर कैपिटल आर के बीच में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होगी। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होती है। तो हम इसको यहाँ से 0 से लेकर पाई के बीच में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो फाई एंगल होता है स्टूडेंट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इसकी लिमिट होती है। तो स्टूडेंट इस सब को, ये दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं दिस इज रो, और इस टर्म का वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर वैल्यू आता है स्टूडेंट इसका 2 पाई, और इसका वैल्यू 2 पाई आएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ इस साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा और इसकी वैल्यू हमें 2 मिलेगी। दैट मीन्स इस टर्म का जो वैल्यू मिलेगा 4 पाई मिल जाएगा। तो हम इसको 4 पाई लिखेंगे और यहाँ से आर स्क्वायर डी आर लिखेंगे और इसकी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to r लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज्ड है हम यहाँ पर कैपिटल आर नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने जो हमने लिमिट लेके हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो 0 से लेकर स्मॉल आर तक ही कंसीडर किया है। तो चार्ज इनक्लोज्ड हम कैपिटल आर तक नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज हो रखा है स्टूडेंट वो स्मॉल आर डिस्टेंस तक हुआ है। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी स्टूडेंट वो स्मॉल आर तक ही आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आर के टर्म में हमारे पास आंसर मिलेगा। तो ये तो रहा हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड, ओके। अब नाउ द सेकंड थिंग इज कि हमें विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम इसको प्रूफ करना है। तो गॉस थ्योरम स्टूडेंट हमारे पास होता है कि ई डी एस, दिस इज ई डी एस सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, और यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करें ds, तो ds जो एरिया एलिमेंट होगा स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट पर वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा,
दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ds वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 बनेगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थीटा हेयर इज 0। सो यहाँ से cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, वो 1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट अगले स्टेप को हम दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा E मॉडुलस ऑफ E वेक्टर मॉडुलस ऑफ ds वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कोसाइन ऑफ एंगल कितना होगा E और ds के बीच में स्टूडेंट 0 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर cos ऑफ थीटा 0 लिख सकते हैं। तो cos 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट 1/ε0 और यहाँ से Q इनक्लोज्ड हमारे पास हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, दैट इज रो टाइम्स 4 पाई। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट रो टाइम्स 4 पाई और इंटीग्रेशन स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर डी आर। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये रहने दीजिए यहीं पर, अभी बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखिए cos 0 की वैल्यू 1 और ई डी एस। अब देखिए यहाँ पर आप कहीं पर भी एरिया एलिमेंट लीजिए, तो एरिया एलिमेंट अगर आप लेंगे तो लेट्स सपोज दैट हमने यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया डी एस, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने तो इस यहाँ पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। तो स्टूडेंट हम अगर r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो हमें इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग होगी बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, बिकॉज ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds हमें मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट अगर हम इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया है, अगर हम इस पूरे स्फीयर को जो कि जिसका रेडियस स्मॉल r है लेंगे, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा उसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1/ε0 रो टाइम्स 4 पाई, और हमें मिल जाएगा स्टूडेंट क्या रखेंगे यहाँ से, इसको हम किस तरीका से रख सकते हैं, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट r³ डिवाइड बाई 3 मिल जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमें यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हमें मिल जाएगा स्टूडेंट 4 पाई r स्क्वायर e इंटू 4 पाई r स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/ε0 रो 4 पाई एंड r³ डिवाइड बाई 3 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें जो भी कैंसिल आउट होना है उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होना है स्टूडेंट 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट r स्क्वायर इसको 1 टाइम्स यहाँ पर बचेगा, बिकॉज इसमें से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और r बच जाएगा। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से हमारे पास 4/3 बच जाएगा, सॉरी 4 हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और यहाँ से बच जाएगा रो r, दिस इज 3/0, और यही हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। इतना क्लियर है स्टूडेंट, ये इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा जो कि किसके साथ वैरी करेगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के साथ वैरी करेगा। तो इन वेक्टर फॉर्म हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन और करके लिख सकते हैं, दैट इज E वेक्टर इक्वल टू रो r वेक्टर अपॉन 3/0। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। व्हेन वी हैव गिवन द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद हम सेकंड इसका पार्ट करें, हमें किसी आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन में हम यहीं पर कुछ करेक्शंस करेंगे, ठीक है।
और फिर हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा स्टूडेंट वो इस तरीके से मिलेगा। बिकॉज अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जो कि स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस होगा, जो कि इस सरफेस से आर डिस्टेंस पर होगा। लेट सपोज दैट मैंने एक आर रेडियस का गॉसियन सरफेस कंसिडर किया स्टूडेंट। ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है जो कि एक आउटसाइड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बनाया है स्टूडेंट मैंने। तो मैंने कंसिडर किया स्टूडेंट कि यहाँ से सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसिडर किया, और इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इस स्फीयर को गिवन है। तो इसके लिए मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, r रेडियस का गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, और यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, और मैंने देखा कि स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पर अगर मैंने एक एरिया एलिमेंट ds कंसीडर किया तो एरिया एलिमेंट भी हमारे पास रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारे पास 0 होगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब मुझे इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इंक्लोज किया है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बट डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस स्टूडेंट सिर्फ लिमिट में आएगा। बिकॉज जो हमारे पास, अगर हमें आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल R तक ही है। ठीक है, कहां तक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का? कैपिटल R तक ही है। तो लिमिट में हम सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर जो लिमिट है ना, तो बाकी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी, सिर्फ हमारे पास लिमिट में चेंज आ जाएगा। तो लिमिट हम 0 टू कैपिटल R रखेंगे, और लिमिट हमारे पास 0 टू कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी चीजें सेम रहेंगी स्टूडेंट। हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा, दैट इज रो टाइम्स 4 पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट r³ डिवाइड बाई 3 मिल जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास चार्ज इंक्लोज्ड निकल जाएगा। अब इसके बाद जो केस सेकंड होगा स्टूडेंट, तो केस सेकंड हमारे पास रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लिखा है, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ इनसाइड हम आउटसाइड लिख सकते हैं, आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। ओके, तो इसके लिए फिर वही हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट? E डॉट ds इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड। हम इस तरीका से लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, E और ds के बीच में जो एंगल होगा यहाँ पर भी 0 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन E ds मॉडुलस ऑफ E, दैट इज E ds d एंड cos ऑफ 0, और यहाँ से 1/ε0 लिखेंगे स्टूडेंट। और चार्ज इंक्लोज्ड हमारे पास दिस इज रो 4 पाई r³ बाई 3 हम लिखेंगे, और बाकी चीजों को हम सॉल्व करेंगे। तो cos 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, और E हमारे पास कांस्टेंट होगा। अगर हम कहीं पर भी गॉसियन सरफेस में कहीं पर भी एक एरिया एलिमेंट लें तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा रिमेन सेम, बट क्या डिफरेंट रहेगा स्टूडेंट? डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। तो ओवरऑल डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा अलग अलग पोजीशन पर, बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो इंटीग्रेशन ds लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ से स्टूडेंट हम 1/ε0 रो 4 पाई r³ डिवाइड बाई 3 इसको एज इट इज सेम लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से जो भी चीजें कैंसिल आउट होनी, एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक स्टेप और हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 4 पाई दिस इज स्मॉल r² E, और 1/ε0 रो 4 पाई r³ डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट जो भी चीजें कैंसिल आउट होनी है उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट?
यहाँ से हमें वैल्यू मिलने वाली है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ से, E इक्वल टू, और देखिए स्टूडेंट E इक्वल टू आर स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, हमने ये लिख लिया, ठीक है। और हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/1 यहाँ से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4, सॉरी ये कुछ मिस्टेक कर दिए है यहाँ पर, गलत जगह से देख लिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 4 पाई कैंसिल आउट, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1/0 आर स्क्वायर लिखेंगे, और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रो बचा, रो टाइम्स आर क्यूब डिवाइड बाई 3, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया किसका स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। अब देखिए स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को हमें चेंज करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें चेंज करना है, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज E इक्वल टू, इसको सही तरीके से अगर हम लिखें तो दैट मीन्स रो आर क्यूब बाय 3/0 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया स्टूडेंट आउटसाइड पॉइंट पर ड्यू टू अ स्फेयर, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर की हेल्प से। तो स्टूडेंट अगर हम इसका एक ग्राफ को ड्रॉ करें तो ग्राफ इस तरीके से मिलेगा स्टूडेंट। तो ग्राफ अगर हम बनाएं, तो अगर हम इसको मिटा दें यहाँ से, तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा स्टूडेंट, यहाँ पर तो स्टूडेंट हमें ये दिखा, हमें एक्सप्रेशन इनसाइड पॉइंट पर एक्सप्रेशन इस तरीके से दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3/0, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि एट द सरफेस तक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट, वो लीनियरली डिपेंडेंट है किस पर, स्मॉल आर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चेंज होगा, लीनियरली चेंज होगा स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। लेकिन इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब हम आर से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस मतलब तरह आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इस आर के बीच में इस तरीके का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। धीरे धीरे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट वो कम होते जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। इतना क्लियर है स्टूडेंट? तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था और आने वाले लेक्चर्स में भी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी गिवन है, हम कुछ केसेस ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें हमें जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ना देखकर हमें एज अ फंक्शन ऑफ आर गिवन होगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही है।